हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो आज फिर से स्वागत है आपका एक नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। एक बार फिर मैं लेकर के आ गया हूं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को लेकर के, जिसके बारे में आज व्याख्यान होगा। विस्तार पूर्वक जानेंगे उस कहानी के बारे में। एक बहुत ही मर्मिक और एक बहुत ही सुखद और बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक होगा। यह कहानी है बच्चों वह दो दोस्त की, जो बचपन में एक साथ पढ़े लिखे बड़े हुए। यह कहानी है उन घटनाओं की, आम के पेड़ से आम को तोड़ने तक, आम के पेड़ पर चढ़ने तक, और साथ ही साथ मार खाने तक, पीटने तक, पिटाने तक, सभी चीजों में एक साथ पले बढ़े उन दोस्तों की, जो कि किस प्रकार से समय परिवर्तन के पश्चात एक बोझ, एक कर्म का बोझ आने के पश्चात किस प्रकार उसमें परिवर्तन हो जाता है, वह उसी घटनाओं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और जानेंगे विस्तार पूर्वक। कहते हैं बच्चों कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं बदलता है, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बदलता है, और उसके कार्यों में जन्म से बदलाव नहीं आता है। वक्त और हालात, जी हाँ, वक्त और हालात उस इंसान को परिवर्तन होने के लिए मजबूर कर देते हैं। वक्त और हालात उस इंसान को अपने अंदर इस प्रकार झुका लेते हैं कि वह चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, चाह करके भी वह कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से एक घटनाएं किस प्रकार से मध्यम वर्ग में रहने वाले लोगों की स्थिति होती है, किस प्रकार की घटना होती है, उसी घटना का उजागर हम लोग इस पाठ में जानेंगे। और तो बने रहे हमारे साथ। आज हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे उन घटनाओं के बारे में। जी हाँ, मैं जिस घटना के बारे में बात कर रहा हूं उस शीर्षक का नाम है रोज। जी हाँ बच्चों, रोज। उस कहानी के शीर्षक का नाम है रोज, और इसी कहानी के आज हम लोग बारे में बात जानेंगे। यहां सबसे पहले हम लोग जान लें, यह एक वार्तालाप शैली में है। जी हाँ, इस कहानी का जो शैली है ना, इसका जो शैली है ये वार्तालाप शैली में, यूं मानकर चलिए ये वार्तालाप शैली में लिखा गया है। इसकी प्रमुख पात्रा जो कि बचपन में साथ में खेला करती थी, ये घटना है वह दो अर्थात युवा और युवती, अर्थात जो वह दोनों बच्चे और बच्चियों की, जो दोनों की दूर के रिश्तेदार में भाई बहन के साथ साथ एक अच्छे खासे दोस्त भी है। जी हाँ बच्चों, वह रिश्ते में दोनों भाई बहन हैं, दूर के रिश्तों से वह दोनों भाई बहन में सम्मिलित है, और साथ ही साथ वह एक अच्छे खासे दोस्त हैं, जो कि दोनों का जीवन बचपन एक साथ पले बढ़े, पढ़े लिखे, और साथ ही साथ वह बड़े भी हुए एक साथ। जी हाँ, इस कहानी की प्रमुख पात्रा का नाम है मालती। जी हाँ, इस कहानी की प्रमुख पात्रा का नाम है मालती, और ये घटना जो है, ये घटना मध्यम वर्गीय परिवार की घटना है। जी हाँ, ये घटना मध्यम वर्गीय परिवार की घटना है। ये घटना मध्यम वर्ग परिवार की घटना है। घटना में वक्ता स्वयं लेखक महोदय हैं, स्वयं लेखक महोदय। जी हाँ बच्चों, स्वयं लेखक महोदय अज्ञे जी स्वयं है इस कहानी के वक्ता। इसकी यह दूर के रिश्तेदार की बहन, अर्थात इसके दूर के रिश्तेदार के भाई हैं, जो कि इस कहानी में 4 वर्ष बाद, कुल 4 वर्ष बाद लेखक महोदय अपनी उस प्यारी बहन से मिलने के लिए जाता है। उस वक्त तक यह बड़ी हो चुकी होती हैं, और इसके शादी को हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन लेखक महोदय इसे 4 वर्ष के बाद मिलने को जाते हैं। अर्थात 2 वर्ष हो चुके हैं इसके शादी का, और इसके गोद में एक छोटा सा नन्हा बालक भी है, जो हमेशा उसे परेशान करता रहता है, मालती को। यह घटना अत्यंत समझदारी से, और यह घटना बहुत ही हृदय विचारक और बहुत ही आकर्षक घटना हो, जो कि मनुष्यों को सोचने पर विवश कर देती हैं कि हालात
मनुष्यों को कैसे गुलाम बना लेती हैं, हालात मनुष्यों को कैसे बदलने के लिए विवश कर देते हैं। वही कहते हैं कि रोज शीर्षक, तो हम लोग इस पाठ में इसके शीर्षक के सार्थकता और इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं रोज शीर्षक सुप्रतिष्ठित प्रविख्यात कवि और लेखक कथाकार अज्ञेय की प्रमुख रचनाओं में से एक है और खुद यह एक अलग पहचान, अलग कार्यों के लिए यह जाने जाते हैं। यह रोज शीर्षक कहानी जो है रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान अज्ञेय जी द्वारा रचित है। यह प्रमुख रूप से कथाकार, कवि और विचारक, पत्रकार के रूप में प्रख्यात और विख्यात थे हैं। उन्होंने साहित्य में अनेक प्रकार की नई नई विचारधाराएं प्रकट किया, साहित्य को एक नई रूपरेखाओं को प्रदान किया। यह अज्ञेय जी के रचनाओं में से यह एक बहुत चर्चित कवि कहानियों में से एक है और जो कि अपनी कीर्ति के लिए, अपने भाषाओं के लिए, अपने घटनाओं के लिए सातों आसमान को पार कर देती है, अर्थात ऊंचाई की बुलंदियों को छू लेती हैं और दिल पर असर करते हैं। बहुत ये हर्टाइल कविताओं कहानियों में से एक है। इस कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं। इस कहानी में मालती नाम की एक नारी है जो कि इस कहानी की प्रमुख पात्राओं में से एक है, जो लेखक के रिश्ते में बहन लगती है और दोनों बचपन में खेले हुए हैं, दोनों बचपन में पढ़े, दोनों साथ बढ़े, दोनों बचपन में सारा का सारा चीज एक साथ किया, साथ स्कूल जाना, साथ ही सभी चीजें एक साथ इन्होंने किया। वह मालती बाल्यावस्था में, विद्यार्थी जीवन में इतना चंचल थी, इतना चंचल, सुकोमल, सुसज्जित, अर्थात बहुत ही चंचलता से भरे हुए थे यह मालती और बहुत ही उत्खल और साथ ही साथ उचाखल प्रवृत्ति की यह लड़की थी यह मालती। उसे पढ़ने के अलावे उसको विशेष रूप से खेलने में अभिरुचि थी। वह मालती जो हमेशा चिड़िया की तरह, पक्षियों की तरह इधर उधर चहकती रहती थी, खुशियों के मारे झूमती रहती थी, हर हमेशा खुशियों से आंगन भरा हुआ और उसका जीवन सुखमय गुजरता था। उसे बहुत ही ज्यादा खेलने में अभिरुचि लगा रहता था और घटना यूं इस तक घटित होती है कि लेखक महोदय को बहुत हार्दिक पीड़ा होती है। लेखक महोदय खुद में बयान नहीं कर पाते हैं, क्या इतना इंसान बदल जाते हैं। लेखक महोदय को खुद ही विश्वास नहीं होता है। लेकिन अंत में, बाद में कवि महोदय व्याख्यान करते हैं कि मालती नहीं बदली, उसको हालात और समय उसको बदलने के लिए विवश और मजबूर कर दिया। तो वही 4 वर्ष के बाद कवि महोदय अपनी प्यारी बहन मालती से मिलने के लिए गई है और मालती का विवाह जो है एक डॉक्टर से हुआ है। मालती का विवाह एक डॉक्टर से हुआ है जो कि बहुत ही अच्छे, सहज, सरल और सुसज्जित व्यक्ति थे, अर्थात जिससे उसका विवाह हुआ था बहुत ही सरल स्वभाव का, बहुत ही अच्छे किस्म, बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले इंसान से हुआ और वह पेशे से एक डॉक्टर था। तो हम लोग यहां बात कर ले, मालती के पति का नाम था, जी हाँ बच्चों, मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, जी हाँ बच्चों,
मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के यह व्यक्ति थे। और साथ ही साथ वे शहर से दूर, मालती का जब विवाह हो गया, शहर से दूर एक पहाड़ी क्षेत्रों में वह पदस्थापित है। अर्थात इसका पोस्टिंग जो है, महेश्वर मालती के पति का एक पठारी क्षेत्र में पोस्टिंग हुआ है और वह वहां पदस्थापित है एक सरकारी अस्पताल में। और मालती वहीं उसके साथ, डॉक्टर साहेब के साथ, महेश्वर जी के साथ वहीं रूम रेंट लेकर, किराए पर लेकर के वह रहती हैं। लेखक 4 वर्ष बाद एक बार उनसे मिलने के लिए आता है, मालती से मिलने के लिए आता है। अब कहानी की शुरुआत होती है बच्चों घटना की। पहली घटना की शुरुआत, प्रथम घटना का आगाज। एंट्री होता है लेखक महोदय का मालती के घर में। अब प्रवेश हुआ मालती के घर में, जहां वह रहती हैं, लेखक महोदय का प्रवेश हुआ। पहला भाग में मालती द्वारा अपने भाई का अनौपचारिक औपचारिक स्वागत का उल्लेख है। उत्साह नहीं है उसमें। अर्थात जब लेखक महोदय मालती के यहां पहुंचा, उसको उतनी उत्सुकता नहीं हुई, उतना उल्लास उसको नहीं हुआ उसे देख करके, कि बचपन जिसके साथ गुजरा, जिनके साथ सारी खुशियां गुजरी, जिनके साथ पढ़ना लिखना, एक साथ खेलना, एक साथ बड़ा होना, आम के पेड़ पर चढ़ने से लेकर आम तोड़ने तक, पेपर पढ़ने तक लेकर, मार से यानी पीटने से लेकर पिटाने तक उसका जीवन गुजरा। उसका जीवन वो एक बार सामने आ गए, उसको उत्सुकता नहीं हुई। लेखक महोदय अचंभित हो गए, क्या ऐसा होता है? लेखक महोदय बहुत हार्दिक पीड़ा हुई। लेखक महोदय को कुछ समझ में नहीं आया, क्या ऐसा होता है? लेखक महोदय खुद कहते हैं, क्या ऐसा होता है? 2 वर्ष में इंसान इतने बदल जाते हैं क्या? इतना उसको बिलीव नहीं, अर्थात खुद पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, खुद पर बिलीव नहीं हो पा रहा है, क्या इतने इंसान बदल जाते हैं 2 वर्ष? ऐसा इसलिए होता है कि वह मालती के ऊपर कर्तव्य पालन में उत्साह से ज्यादा, कर्तव्य पालन में उत्साह से ज्यादा, यानी यह जो है ना, उत्साह से कहीं ज्यादा उसमें कर्तव्य पालन की औपचारिकता उपस्थित है। उसके ऊपर गृह कार्यों का बहुत सारा दबाव है। मालती का जीवन सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक व्यस्त रहती हैं। सुबह 4 बजे से लेकर उसके 7 बजे तक, और उसके पति को नाश्ता बनाकर देना, उसके द्वारा जाने के बाद अस्पताल जाने के बाद 2 बजे तक खाना तैयार करना, साथ ही साथ अपने बच्चे भी, उसके एक छोटे से 1 वर्ष के बच्चे भी हो चुके हैं, साथ ही साथ उसके द्वारा बार बार तंग करना, और साथ ही साथ रात्रि के 11 बजे तक बर्तन मांजने से लेकर बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण मालती इतना व्यस्तता रहती है कि उसे कुछ ख्याल ही नहीं रहता है कि हमारे घर कौन आया हुआ है। और बार बार लेखक द्वारा कहने पर वह जवाब सिर्फ एक हूं के रूप में देती है। वह हमेशा अपने कर्म में क्या करना है, ये करना, अर्थात उसके डेली लाइफ का एक रूटीन बन गया था, दैनिक जीवनचर्या का एक रूटीन बन गया था। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो कार्यों को करना है। अगर कोई इंसान रूटीन बना करके कार्य करता, अगर उसके रूटीन पर कोई डिस्टरबेंस हो जाता है, वह इंसान थोड़े से घबरा जाते हैं और थोड़े से डिस्टरबेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन मालती का ध्यान सिर्फ उस कर्म क्षेत्र में लगा है, उसको उत्सुकता नहीं हुई। वह कहां से आया है, किस काम से आया है, किस लिए आया है, और कैसे आना हुआ, कैसे आए, आने में कष्ट हुए, पानी देना है, क्या देना है, उसे कुछ ख्याल ही नहीं है। वह हमेशा वह अपने कर्म की दुनिया में खोए हुए हैं। कहते हैं कोई इंसान
अगर किसी को दिल से बेहद प्रेम करता है, उसे देख करके उत्सुकता हो जाती है, अर्थात उसकी एक झलक, उसकी एक आवाज, उसकी एक झलक उन सारी यादों को जगा देती हैं, उन सारे यादों को व्याख्यान करा देती हैं, जिससे वह बेहद ज्यादा प्रेम करता है, बेहद ज्यादा स्नेह करता है। ऐसे ही प्रेम और स्नेह उन दोनों भाई बहन में था, लेकिन कर्तव्यता के कारण वह भूल रही हैं, लेकिन कवि महोदय हार नहीं मानते। वह अतिथि के कुशलम तक नहीं पूछती हैं, अतिथि के कुछ नहीं पूछते हैं उसको। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, अतिथि आए वह उसको पंखा जरूर झेलती है, उसको पंखा जरूर वह हिलाती हैं, उसको पंखे से जरूर हाँकती हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं उनको कैसे आना हुआ, क्या हुआ, किस प्रकार से आए, यह उसको पूछने का ख्याल तक भी नहीं रहती। उसके प्रश्नों का, जब का लेखक महोदय प्रश्न करता, उसके प्रश्नों का एकमात्र संक्षिप्त उत्तर देती हैं, बचपन की बतूनी चंचल लड़की। क्या यह वही मालती हैं जिसको लेखक महोदय ने बचपन से जाना था? क्या यह वही मालती हैं जिसको बचपन से इन्होंने जाना, जिसके साथ कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा? क्या ऐसा सच में होता है? 2 साल हुए हैं उसके, 2 वर्ष इतनी बदल जाती हैं, इतनी जीवन बदल जाती हैं, कवि महोदय खुद कभी सोच नहीं सकते। क्या वह हमेशा चुप रहने लगती हैं? कर्तव्यता के कारण क्या वह हमेशा चुप रहने लगती हैं? बस इतनी बदल जाती हैं। कवि महोदय को बहुत ज्यादा हार्दिक पीड़ा होती है, कवि महोदय को बहुत ज्यादा हार्दिक पीड़ा होती है। जैसे मानो कि मालती के जीवन का एक व्यक्तित्व ही बुझ गया हो, अर्थात वह एक, जैसे मानो कि जैसे उसको एक खूंटे में बांध दिया गया हो और वह समय के अंतराल में, समय की चक्की में पीसता जा रहा हो, पीसता जा रहा हो, पीसता जा रहा हो, बस पीसता जा रहा हो। क्या उसका सारा व्यक्तित्व समाप्त हो गया है? क्या उसका जीवन एक खूंटे में बंधे हुए जानवर के समान हो गया है, जो कि समय अंतराल चलती रहती है, चलती रहती है, बस चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। मालती को उसके घर में अतिथियों का आना काले बादल के मंडराने के समान लगने लगा है। ओह गॉड, इतना इतना इतना, कहते हैं मालती के घर में अतिथियों का आना, मेहमान का आना एक बोझ, अर्थात काले बादल के मंडराने के समान लगने लगी है। मालती और अतिथि के बीच में मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। अर्थात लेखक महोदय मालती के घर में आए हुए हैं, मालती पंखा डुला रही है, उसको हवा लगा रही, लेकिन मालती मौन है, खोई हुई है अपने ख्यालों की दुनिया में, अपने कर्मनिष्ठों की दुनिया में। उसके पास उसके बचपन का दोस्त, उसके बचपन का भाई, यानी उसका जैसे माने सहपाठी बैठे हुए हैं, लेकिन उसे ख्याल नहीं है। उसे ख्याल है अपने कर्म का, किस टाइम में क्या करना है, उसके घर वाले का क्या काम है, अर्थात उसके डेली लाइफ में, अर्थात दैनिक जीवनचर्या के बारे में वह इतनी खोई हुई है और इतनी मग्न है। लेकिन इस बीच में मालती का एक बच्चा जिसका नाम टीटी था, जी हाँ बच्चों, टीटी, उस बच्चे का नाम जो था ना कि वह, और हूं करके वह यानी जवाब देते हैं, और इस तरह से उन दोनों के बीच में जो है ना मौन को तोड़ता है उसका एक बेटा। रोते सोते सोते अचानक रोने लगता है, अर्थात वह अचानक चौंक जाती है मालती, उसके पास से वह चली जाती है और उस बच्चे को संभालने और कर्तव्य का पालन करने के लिए उसके पास से चली जाती हैं। अतिथि का एक तीखा प्रश्न पूछता है तो वह उत्तर प्रश्नात्मक रूप में वह हूं के रूप में देती है, सिर्फ एक हूं के रूप में। अगर लेखक महोदय उस बीच द्रव्यमान में कुछ प्रश्न भी पूछता है, उसमें केवल अचानक चौंक करके 2 बार 3 बार पूछने के पश्चात वह सिर्फ एक हूं के रूप में जवाब देता है।
अचानक चौंक करके, जैसे मानो कि उस पर किसी बातों का असर ही नहीं हो रहा, मानो उसके पास कुछ भी नहीं हो कहने का, जैसे मानो कि उसके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। उसका जीवन इतना शून्य हो गया है, उसके जीवन में कुछ बातें करने के लिए बचा ही नहीं है, इतनी मौन हो गई है। क्या वही मालती है जिसे लेखक महोदय बहुत स्नेह करता है, जिसके साथ वह पला बड़ा, उसे बहुत सारी आशाएं लगी हुई, वह अपना बेस्ट फ्रेंड, बेस्टाई, दोनों भाई बहन एक दूसरे को बेस्टाई समझते। कहते हैं यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। यह कहानी जो है, यह आचरण उसका उत्तर और प्रश्नवाचक में जो पूछा गया हूं है, यह उसकी उदासी, उबाहट और साथ साथ यांत्रिक जीवन, ये जो मशीनी जीवन बन गया है, मालती का जीवन एक मशीनी जीवन लग गया है, एक मशीन की भांति जितना टाइम टेबल लगा दिया गया है, उस टाइम टेबल के अनुसार से कार्य करेगा और उसी पर वह कार्य करते रहता है। उसका जीवन, मालती का जीवन मशीन के समान हो गया है। 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है। कहते हैं वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, कहानी के इसी भाग में इसी घटना का प्रकट होता है। इस घटना का प्रकट, कहानी के इस भाग में मालती के कर्तव्य पालन और औपचारिकता पूरी तरह प्रतीत होती हैं और उसमें उत्साह ना हो करके उसमें नीरस, उदास, यांत्रिक जीवन की ओर संकेत करता है और अतिथि से हुए संवादों का एक उत्साहहीनता और बहुत ही ठंडापन का जवाब है उसमें। उसके व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है, अर्थात उसका व्यवहार, बिहेव जो है मालती का द्वंद्वग्रस्त और मनोदशा का एक सूचक है। इस प्रकार कहानीकार है, बाह्य स्थिति और मनः स्थिति के संश्लेषित संकलन में, बाह्य स्थिति और मनः स्थिति के संश्लिष्ट संकलन में सफल हुआ। अब कहानी शुरू होती है दूसरे भाग की कहानी शुरू होती है। तो इस कहानी में, दूसरे भाग में, मालती अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने की एक असंगता की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। दूसरे स्थिति में कुछ याद दिलाने का कोशिश किया गया है। वो बचपन की स्मृतियों, बचपन से संबंधित यादों को याद दिलाने की कोशिश किया गया है और साथ ही साथ शारीरिक जड़ता और थकान की कुशलता का अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, मालती के पति का जो यांत्रिक जीवन है, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों में भी उल्लेख हुआ है। अर्थात मालती के घर में पानी का भी अभाव था। बर्तन मांजने के लिए अगर शाम को अगर पानी नहीं दिया जाए, उसको बर्तन रात्रि के 11 बजे तक ही मांजना पड़ता था। ऐसा भी कभी होता था कि बर्तन दूसरे दिन उसको मांजना पड़ जाता। और उसके जहां रहती हैं उस जगह सभी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसके घर में उसके पति स्थित नहीं रहते हैं, लेकिन उसके घर में सब्जी लाने का भी अभाव है। बाजार है मगर बाजार जाने वाला कोई नहीं है। अगर मालती बाजार जाती है तो बच्चे को कौन संभालेगा, और बच्चा को कौन संभालेगा। बच्चा हमेशा उसको परेशान करता रहता है। उसके घर में सब्जी लाने के लिए एक आध नौकर भी स्थित नहीं है और उसके घर में एक पलंग है जो कि अंदर में ही है और बाहर में उतना नहीं है। और मालती जो है पति के खाने के बाद दोपहर के 3 बजे और रात के 10 बजे ही भोजन करेगी। यह रोज का क्रम है। कहते हैं मालती का जीवन सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी ये जो सुबह के 10 बजे तक हैं, वहां उस वक्त जब मालती के पति अर्थात महेश्वर जब खा करके वो अपने डिस्पेंसरी चले जाएंगे, अपने अस्पताल चल जाएंगे,
और वह दोपहर 3 बजे 10 बजे तक नाश्ता, और 2 बजे उसके पति घर वापस नाश्ता यानी खाना खाने के लिए आते हैं और 3 बजे वापस जाते। उसके बाद मालती डेली अर्थात प्रतिदिन 3 बजे शाम को खाना खाती हैं और रात को 10 बजे वह फिर खाती हैं, रात को 10 बजे वह फिर से खाती है। वह डेली लाइफ में रूटीन से वह जीती है। यही उसका रोज कर्म है, रोजमर्रा है उसका। बच्चे का रोना, मालती का देर रात से भोजन करना, पानी के नियमित रूप से वक्त पर नहीं आना, पति के सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर का लौटना और साथ ही साथ शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन में रोज एक बीतता है, रोज एक जैसा ही, अर्थात यह एक रूटीन के समान है। अर्थात पति के द्वारा हर एक कर्म अर्थात उसके आने जाने से लेकर सब कुछ तक एक उसके रोजमर्रा बन गया हुआ है। और घंटे खड़कने पर, और जब घड़ी की घंटे जब खड़कती हैं तब मालती को घड़ी के घंटे खड़कने से हर एक चीजों का याद दिलाते हैं, उसके कर्मों का हर एक घंटियों पर उसको याद दिलाती रहती है। घंटे के खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है। जब घंटे 10 बजते हैं, 10 घंटियां बजती हैं तो उसे अपने कर्मों का याद आता है, मुझे ये कार्य करना है। 11 बजते हैं तब उसको याद आते हैं हमको सोना है, और घंटा और इस तरह से, अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है, किसी प्रकार उसका जीवन कट रहा है, किसी प्रकार उसका जीवन कट रहा है। इस भाग में मालती महेश्वर अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन के पात्रों की बदलती मानसिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया। इस भाग में द्वितीय भाग में कहा गया है मालती महेश्वर और अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों के अत्यंत संक्षिप्त संवाद जो हुआ, उसके अंकन के पात्रों के साथ उसके जो पात्र है ना, उसके बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया है, उसकी बदलती हुई मनोदशाओं को प्रस्तुत किया हुआ है, जिससे यह लगता है कि लेखक का ध्यान बाह्य दृश्यों के बजाय अंतर्दृश्य पर अधिक है। जैसे मानो कि लेखक महोदय को बाहरी दृश्य जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा उसके हट अंतर्दृश्यों पर उसका नजर टिका हुआ, क्योंकि लेखक महोदय दिल से उसको प्रेम करता है। वह दिल से उसको, अपनी बहन, अपनी छोटी बहन, उसको बहुत ज्यादा प्रेम मालती, बहुत ज्यादा। इसलिए उसके डायरेक्ट उसके हृदय के अंतरंग भाव से वह देखने का प्रयास करता है, बाहरी दृश्यों को नहीं। कहानी का अब तीसरा भाग शुरू होता है। तो बच्चों, कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है। महेश्वर के यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढर्रे, रोगियों का टांग काटने और उसके मरने के नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, और आगे का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को करने पर होता है। कहता है कहानी का तीसरा घटना, जी हाँ बच्चों, तीसरे भाग में अब यहाँ माहेश्वर के जीवन और उसके यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल में नए नए रोगियों और रोगियों का टांग काटना, उसके मरने, उसके चिकित्सा के बारे में, दिनचर्याओं के बारे में उसमें, और मालती के दिन प्रतिदिन गुजरते संघर्षमय जीवन के बारे में ध्यान केंद्रित किया है इस तीसरे भाग में। और महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर एक गपशप करते हैं। तीसरे भाग में महेश्वर और अतिथि अर्थात लेखक महोदय, वक्ता, गपशप कर रहे हैं, और चांदनी रात है, आनंद लेते हुए दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और रात्रि के 10 बज रहे हैं। मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही, क्योंकि उसकी यह नीति थी, उसकी यह नियति थी, उसकी रोजमर्रा थी। वह बर्तन मांजती थी, बर्तन मांजने से उसके चूड़ी की खनकने की आवाज, घिसने की आवाज, बच्चों के बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना, और मालती की चिरचिरी प्रतिक्रिया को मानो पूछती हो।
वह नित्य कर्म करने के दौरान वह बच्चे को पलंग पर सुला देती हैं, वह अपने कर्मों में लेती हैं और करती रहती हैं, और उसके बच्चे पलंग पर से बार बार हर रोज गिरते हैं, हर रोज रोते हैं, हर रोज सो जाते हैं। अर्थात बच्चे का गिरना, रोना, ये सब भी उसके जीवन का एक दिनचर्या बन गया है। ये सभी उसके जीवन का एक दिनचर्या बन गया, एक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और उसे जब बच्चे गिर जाते हैं, उसको संभालने के बजाय बर्तन मले, ये कैसा स्वभाव है। अपने कर्म में इतनी खो गई हैं, अपने कर्म में इतनी खो गई हैं कि जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया वह बच्चे गिर जाए और वह बर्तन मलने में इतनी बिजी हैं, संभालने के बजाय बर्तन मांजने में इतनी बिजी हैं। और वह कहती हैं अपने रोते रोते या फिर से अपने ही चुप हो जाएगा और सो जाएगा, यह कह करके वह टाल देती है और वह फिर अपने कर्मों में लगी रहती है। अब सवाल आता है, ये सारे कार्य नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? क्यों नहीं पुरुष बर्तन मांजते हैं? क्यों नहीं पुरुष बच्चे को रखते हैं? ये सारा कार्य पुरुषों को ही क्यों करना पड़ता है? क्या यही उसकी नियति है? क्या नारी की यही नियति है? इस घटना प्रकट होने वाले जीवन इच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का। इस अचानक प्रकट होने वाले जीवन इच्छा, अर्थात अचानक जो जीवन में इच्छा प्रकट हुई, इस तरह के प्रश्नों का, यह जो है कहानी के मुख्य स्वर की चुनौती के बजाय समझौते का और मालती के सहनशीलता का सवाल है। जो आज मालती इतना सहनशीलता सह रही है, तभी तो उसकी नियति बन गई है। इस भाग में नारी के विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ। इस भाग में नारी की विषम स्थिति का अंकन हुआ है। बच्चे की चोटें भी मामूली सी बात लगने लगती हैं। क्या कर्म के क्षेत्र में बच्चे को चोट लगना वह भी एक मामूली सी बात लगने लगती है? क्योंकि उसे रोज चोट लगती है। क्या दिनचर्या हो गया उस बच्चे का चोट लगना? अगर हो गया तो क्यों हो गया है? मालती के मन पर लगने वाले चोटें भी चिंता का विषय नहीं है। मालती को भी दुख होता है। ये तीसरे घटना में ही मालती के पति अस्पताल से आने के क्रम में आम लाए हुए थे, और जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कवि महोदय और महेश्वर, तो उन्होंने बर्तन मांजने के देखा, बर्तन मांजा होगा, तो उन्होंने कहा कि आम लाया हुआ है, उसे भी धो लेना, उसे भी लेते आना खाने के लिए। वह पेपर में आम लपेटा हुआ था। इसको बचपन में पेपर पढ़ने का बड़ा ही शौक, और लेखक महोदय ने पहले भाग में ही पूछा हुआ था, क्या तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? कहा था क्या पढ़ना लिखना, यहाँ क्या पढ़ना लिखना। तो वही पेपर में जो लपेटा हुआ था, वह आम को धोने के क्रम में पेपर को उल्टा उल्टा करके वह पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ रही थी, आम को धोने के बजाय वह ध्यान पूर्वक। इससे यह साफ जाहिर होता है मालती को पेपर पढ़ने का भी बहुत गंभीर शौक था, लेकिन वह पेपर का बहुत ही अभाव था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। रोज 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 प्रतिदिन की ये रोज की कहानी दिन ये कहानी में गूंजती रहती हैं और एक प्रमुख विषय वस्तु बनी हुई है। और कहानी का अंत 11 बजने की घंटी के साथ होता है। रात के 11 बजे की घंटी के साथ, दोलन घंटी जब बजता है, पेंडुलम जब बजता है 11, वहां जाकर के रोज रात का अंत होता है। तब मामूली करुण स्वर में कहती हैं 11 बज गए। उसका घंटा गिनना और जीवन की निराशा की करुण स्थिति प्रकट करता है। उसके जीवन में घड़ी के द्वारा चलने वाले समय का घंटा गिनना और उसके जीवन की करुणता का विषय प्रकट करता है ये कहानी। रोज कहानी एक रोचक मोड़ पर वहां पहुंचती है जहां, जिसे मैंने पढ़ा, कहानी तो उस वक्त रोचक मोड़ पर पहुंचती है जबकि महेश्वर द्वारा मालती को आम धो करके लाने के लिए कहा जाता है। वह पेपर को पढ़ने में इतनी तल्लीन हो जाती हैं, उसके घर में अखबार का अभाव है और वह अखबार को देखने के लिए तरसती हैं।
इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर वह पढ़ने में एकदम तल्लीन हो जाती है। जीवन की जड़ता के बीच में कुछ जिज्ञासा बची है, उसकी जीविका भी सूचक है। मालती का जिजीविका के कहानी लक्षण में यदा कदा प्रकट होते हैं, लक्षण में यदा कदा प्रकट होते हैं, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है। कहानी का यह जो मुख्य स्वर है ये चुनौती का नहीं है बल्कि समझौते का है और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है। पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती नहीं है। उसके मूल में उसकी पति के प्रति निष्ठा, उसके मूल कर्तव्य में उसके पति के प्रति निष्ठा, अपने कर्तव्य पालनता का विशेष महत्व है। ऐसा नहीं हुआ था कि मालती ने उनसे पूछा नहीं था, दूसरे भाग में उसे याद आया था जब लेखक महोदय ने, जब वह पास बैठ करके पहले भाग में पंखा डुला रहे थे, तब उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों को, एक डायरी को निकालकर उसके पास कुछ लिखने और कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं। दूसरे भाग में वह पूछती हैं, कैसे आए हो, कैसे आना हुआ, पैदल आए हो, वाह इतना दूर तुम पैदल चल के। कुछ थोड़ी सी उत्साह आई हुई थी, लेकिन फिर वह बच्चे के रोने के कारण से वह फिर वापस चली गई थी। और इससे इतर वह सोच भी नहीं सकते, इससे बढ़ करके वह सोच भी नहीं सकते अपने कर्तव्य के अलावे। जिस प्रकार समाज के सरोकारों की वह कटी हुई है, जिस प्रकार समाज की वह सरोकारों की वह कटी हुई है, उसे रोज अखबार तक हासिल नहीं होता है। उसका जीवन उबाऊपन होने से दो क्षण निकलकर बाहर की दुनिया में कुछ घटित हो रहा है, उसे जोड़ने का मौका मिल सके। अर्थात उसके जीवन दिनचर्या को दिल बहलाने के लिए, मन को बटाने के लिए उसके घर में पेपर तहत भी नहीं है, ताकि उन कर्मों के परे होकर के वह कुछ दुनिया के बाहर निकलकर दुनिया की बातों के बारे में कुछ ध्यान दे सके। ऐसी स्थिति में उसके जीवन में एक आम महिला अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचते, उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं करते। कहते हैं ऐसी स्थिति में जब उस महिलाओं के ऊपर उसकी स्थिति, उसके कर्मों का जब उस पर दबाव आ जाता है, वह कर्म को अपना प्रधानता समझने लगता है, दिन भर डेली रूटीन पर चलने लगता है, उसके जीवन में सहनशीलता एक आदत सी हो जाती है और उबाऊपन से प्रतिकार करना उसके जीवन में नहीं रह जाता और उस प्रकार से वह उसका विरोध नहीं कर सकती। वह इस प्रकार से वह उसका विरोध नहीं कर सकती। उम्मीद कुछ परिवर्तन लाने की, यूं कहें तो उम्मीद ही नहीं कर सकती। इस कहानी के बारे में विजय मोहन सिंह ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, रोज अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानियों में से एक है। रोज जो है अज्ञे द्वारा रचित सर्वचर्चित कहानियों में से एक है, क्योंकि इससे संबंधी की वास्तविकता के एकांत व्यक्तित्व अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक एक तरसता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्तित्व कर सकती हैं, वह उस युग की कहानियों में विरल है, वह उस युग की कहानियों में विरल है। हमने इस कहानी के संपूर्ण सारांश के बारे में पढ़ा इस पाठ में। इस कहानी का मूल सर्वस्व क्या था? कहते हैं इस कहानी का जो मूल भाव है, घरेलू स्त्रियों पर ये जो दैनिक जीवनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और उसके सहानुभूतियों, उसके मानव केंद्रीयता का प्रचार और प्रसार हुआ है। और इसमें कहानी में गर्भ के अनेक सामाजिक प्रश्न विरोधता से इसमें प्रमुख रूप से प्रकट, इनमें बहुत सारे प्रश्न प्रकट कर देते हैं। यह प्रश्न, नारी को ही ये जीवन ऐसा क्यों घटित होना पड़ता है?
तो बच्चों हमें उम्मीद है आप सब लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, जैसा भी लगा हो, अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपने आपको क्लास के विचार के बारे में आप जरूर राय दें। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।